की बात, तो मोदी तेरी मन की बात। तो फिर इसी पे ना रुकें, शिक्षा पर भी ना रुकें, आप पर्यावरण को कैसे सुधारेंगे? पिछले 10 सालों में आरएसएस और बीजेपी ने मिलके शिक्षा व्यवस्था में जो हस्तक्षेप किया है, ताली बजा सकते हैं बस। इनके बस की लगनी है, ये सब उन्हीं के पाले हुए तो टट्टू है। कोई आरएसएस कोई ब्राह्मणवाद, ये तरीका सही नहीं। जनता पार्टी भगत सिंह का चोला पहन कर आए हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। ये शर्जिल इमाम और अहमद आनंदा है। धर्म के मामले, जाति के मामले नहीं पल्ले पड़ रहे थे, युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जंतर मंतर पर आपको मैं लगातार वीडियो शेयर कर रहा हूं और आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके का माहौल बना वहां पर, जिस तरीके से आरएसएस, ब्राह्मण और सभी को टारगेट किया जा रहा था। जब सिलेक्टिव होकर मोदी, गोदी और इस सब तरीके की बातें वहाँ ज़्यादा की जा रही थी और उन चीज़ों की वजह से माहौल थोड़ा बना, क्योंकि यहाँ पर ना कोई व्यवस्था थी, इवन पानी की एक पाउच तक भी अवेलेबल ये लोग नहीं करा पाए थे। क्यों? कारण ये है कि इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का माहौल बनेगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जंतर मंतर पर अक्सर प्रोटेस्ट होते रहते हैं और 11 बजे के करीब जिस तरीके से इन्होंने एयरपोर्ट पे हवा निकल गई, फिर उसके बाद जब संसद मार्ग पे गए थाने पे, वहाँ पर जब कुछ माहौल नहीं बना। लेकिन जैसे ही सोम वांगचुक का यहाँ पे आना हुआ और चीज़ें जैसे जैसे धीरे बढ़ी और फिर उसके बाद यहाँ पर जंतर मंतर पर की एक ऑलरेडी फिक्स एजेंडाधारी क्या कहें आंदोलनजीवी जो हैं वो आते ही आते हैं। जब वो सब गैंग वहाँ पहुँचे और उन्होंने अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, उसके बाद किस तरीके से माहौल हुआ, किस तरीके से पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और कैसी सारी चीज़ें हुई और किस तरीके से उन्हें जवाब दिया गया, डबली गैंग भी। और साथ साथ में मैं आपको स्पीच भी सुनाता हूँ, दिखाता हूँ जब जैसे तैसे इन्होंने मंच का अरेंजमेंट किया और उसमें भी क्या हालत हुई दीपके की, उसे वहाँ से अनफान में निकलना पड़ा। जैसे ही सोम वांगचुक वहाँ से जाते हैं, उसके बाद वो साहब भी जैसे तैसे निकल लिए, चाहे उन्होंने गर्मी का बहाना लिया या वाकई उनकी वो दिक्कत हुई तबीयत में, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन समझ सकते हैं कि किस तरीके का इनका जो व्यवस्था थी उसमें वो एजेंडाधारी ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आए, जो कि ब्राह्मण और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ एक्टिव मिलते हैं। तो पूरा वीडियो देखें और देखें धरातल की स्थिति कल क्या थी। आप लोग खुद के लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। इतने हजारों की हिम्मत से आंसू की, इतनी सारी धूप है, इतनी गर्मी है, आप लोगों को जोरदार नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है आप लोग ज़्यादा बजा नहीं। उसके बाद बाकी क्या जाएगी वो प्रोटेस्ट में आए और फिर बात नहीं बात है। तो आप देख सकते हैं जब बात नहीं रख रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट में आने का क्या मतलब है। तो अब मोदी से जवाब चाहिए नहीं। अब देख सकते हैं सामने ब्लू टी शर्ट में वो दीपके है जिसने इस मुहिम को स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं कि रातों रात सोशल मीडिया ने समाधान कुछ पब्लिक का स्कूल का किया कि नहीं किया, लेकिन इन्हें मंच तक पहुंचा दिया। इसी सब चीज़ों को समझने जानने का प्रयास लोगों से करते हैं। बहुत गर्मी हो गई है। तो इस मुहिम ने साहब को नेता तो जरूर बना दिया है, सलूशन कुछ मिले चाहे ना मिले, कहीं ना कहीं पार्टी से टिकट जरूर मिल जाएगा।
ये ध्यान रखो। हाँ किसके नारे लगा रहे हैं बताओ। नारे लगाने पर ऐतराज, कोई आरएसएस कोई ब्राह्मणवाद, ये तरीका सही नहीं है। इस चीज के लिए हम लोग बिल्कुल कंडेम करते हैं कि कोई भी इस तरीके का बात ना करें। और यही सब चीजें जो हैं, जय भीम करने वाले भी देखिए यहाँ पर हैं। जय भीम का मतलब क्या बनता है? प्रोटेस्ट किसी और चीज के लिए जय भीम का नारा अलग, आरएसएस का नारा अलग, ब्राह्मणवाद, ये सारी चीजें ही कंफ्यूज क्रिएट करती हैं। और यही सब चीजों का समझ में आता है कि कहां से कहां ले जाने का प्रयास। एक सेकंड हट जाओ भाई। ये सारे नाली के कॉकरोच हैं जो आए थे युद्ध की बात करने, लेकिन यहाँ पर आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। अरे ये मुद्दा लेकर आए थे क्या? युद्ध की बात ही नहीं हो रही। अगर तुम्हें युद्ध की बात करनी थी तो सब पार्टी को मुर्दाबाद बोलते ना, जिसने आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन नहीं, बोलना है बीजेपी और आरएसएस को। ये उमर खालिद के चाटू बाटू, इनके बस की कुछ नहीं है। ये आएंगे, डफली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, पैसे कमाएंगे, चले जाएंगे। मैंने पूछा कि भाई तुम्हें प्रधान हट जाए तो काफी है, कह रहे नहीं पीएम मोदी को हटाओ। पत्रकार महोदय, ये कोई ये शुरू से यही बात ही नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल पेड एजेंडा चल रहा है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के लोग कॉकरोच जनता पार्टी का चोला पहनकर आ गए और यहाँ पर उमर खालिद और शर्जील इमाम के नारे लगाए। एक मिनट आरएसएस और ब्राह्मणों ने कभी इनका झुका के मार लिया होगा, इसलिए दर्द आज तक है इन लोगों को, इसीलिए दर्द आज तक है। क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? ये पूछिए हम किस लिए आ जाए हैं? ये नारे आरएसएस और ब्राह्मण ये सब चीज क्यों? किसने लगाया? किसने लगाया? हाँ, नीट की बात करने आया हूँ। नीट की बात क्यों नहीं कर रहे? अभी भी चलो, अभी भी दिखाता हूँ नारे लगाओ। मैं दिखाता हूँ। आइए प्रभु, आइए दिखाएं। एक सेकंड बोलना क्या? अच्छे तमीज़ से बात करो। सामने से कहाँ गया मेरा? ओ प्रभु, सामने से हाँ सामने, हाँ जो अपनी बेटी के साथ सोता था उसके नारे लग रहे हैं यहाँ पर। यार बेटी के साथ सोता था, बताओ। पेरियार कहने नहीं दिखेगा। नीट का पेरियार से क्या लेना देना? नीट का पेरियार से क्या लेना देना? नीट का पेरियार से क्या लेना देना? वही तो बात है, ये कैमरा देख के चेंज कर लेते हैं। इसके लिए ये मुद्दा ये ब्राह्मणवाद, कभी आरएसएस, एजेंडा आगे क्या कह रहे हैं? ये सब मीठे जनता पार्टी जो भगत सिंह का चोला पहन कर आए हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। ये शर्जील इमाम और उमर आनंदा है, ताली बजा सकते हैं बस। इनके बस की लगनी है नहीं, ये सब उन्हीं के पाले हुए तो टट्टू है। ये कोई युद्ध के लिए नहीं हो रहा, ये पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे, पॉलिटिकल स्टंट चला रहे, बीजेपी आरएसएस को गाली बक रहे। ये सब मीठे छात्रों के लिए, ये छात्रों के लिए नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। ये एक पार्टी के पाले हुए टट्टू है सारे, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लेके युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। कौन सी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही हो? कौन कैमरा है? भारत माता की जय बोलना अगर बदतमीजी है तो मैं करूंगा। वंदे मातरम बोलना बदतमीजी है तो मैं करूंगा। जय हिंद बोलना अगर बदतमीजी है तो मैं करूंगा। ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप? अगर यही नहीं बोलता भारत तेरे टुकड़ा। मोदी तेरी मन की बात, 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 मोदी तेरी मन की बात। किसी से बात करें? आओ इधर। आप देख सकते हैं किस तरीके से बयानबाजी चल रही है और प्रोटेस्ट का आलम आप खुद से देखें, उसी को दिखाने का प्रयास। इधर आइए, इधर आइए, जरा बाहर आइए, आइए सर, आइए। गरम हो रहा है?
मोदी तेरी मन की बात, तो मोदी तेरी मन की बात, तो मोदी तेरी मन की बात। सीजीआई ने कहा था कॉकरोच, मोदी कहां से? सीजीआई ने कहा था कॉकरोच। देखिए कॉकरोच जो है, हाँ सीजीआई ने कहा कि हाँ, कॉकरोच है। देखिए कॉकरोच जो है ना, वो इस दुनिया का एक बहुत रियल किस्म का जीव होता है, जो कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो टिका रहता है। और हम तो शुक्रगुजार है सीजीआई साहब के, जिन्होंने नहीं, मुद्दा ये है ना, इस देश के युवाओं को कहीं पे खुद को आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी, उनको कुछ मिल नहीं रहा था। धर्म के मामले, जाति के मामले नहीं पल्ले पड़ रहे थे, कुछ तो जोड़ने के लिए होना चाहिए ना, आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखिए हर प्रोटेस्ट में आते हैं, आइडेंटिटी जो है वो सीजीआई साहब ने हमें खुद ही दे दी। उन्होंने बोला इस देश के युवा पैरासाइट है, कॉकरोच है, तो इस देश के युवाओं ने उसको प्राइडली कैरी किया। भाई तो डिमांड क्या है बेसिकली, क्या कह रहे हैं? देखिए मुद्दा ये है, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन जो है, आरएसएस का ब्राह्मणवादी नारे लग रहे हैं, जय भीम चेंज। देखिए अरे जय भीम के नारे, अरे अरे जय भीम के सवाल अगर जय भीम के नारों से है, आरएसएस मुर्दाबाद और ब्राह्मणवादी सब क्यों? मुझे सवाल ये है आप लोगों से कि क्या जय भीम के नारों से दिक्कत होनी चाहिए? क्या जय संविधान के नाम से दिक्कत होनी चाहिए? क्या जय जय फूले जय भीम के नाम से दिक्कत होनी चाहिए? क्या जय शिवाजी के नाम से दिक्कत होनी चाहिए? ये देश जो है, देश के महामानवों से बना हुआ है, उनके आइडियाज से बना हुआ है, उन आइडियाज पर लोग चलते हैं। आप लोग आए हो तो फिर राजनीति वाली बात क्यों? देखिए स्टूडेंट पढ़ाई के लिए देखे ना कि हमारा सर जी, सवाल आप पूछते हैं तो जवाब सुनने का रखिए, पेशेंस रखिए। सवाल पूछेंगे तो जवाब सुनने का भी पेशेंस रखिए। पहली बात तो यह है कि कोई भी मुद्दा आपके राजनीति से परे नहीं होता है। शिक्षा का मुद्दा कभी भी राजनीति से परे नहीं था। इसका मतलब यह है शिक्षा पे कितना खर्चा होगा बजट पे, शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, हर चीज जो है वो राजनीति तय करती है। इसलिए कोई भी छात्र संगठन खुद को कुछ भी बोल ले, कोई भी स्टूडेंट ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता है, स्टूडेंट पॉलिटिकल ही होता है। अच्छा प्रधान जी को हटा दीजिए, काफी है। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधान जी को हटा दीजिए, काफी है। नहीं बिल्कुल काफी नहीं है। देखिए प्रधान जी को हटाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इकलौता मार्ग नहीं हो सकता है कुछ बदलाव लाने के लिए। प्रधान जी का इस्तीफा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उनको रिजाइन करना ही चाहिए, खुद शर्म आनी चाहिए उनको। मोदी जी को सैक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद रिजाइन करना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि ये गेंदे की चमड़ी के है, इनकी जो चमड़ी है ना वो गेंदे की है। इनको जो है, इनको इस देश के छात्रों से कोई परवाह नहीं है। लोग मारे गए हैं सर, नीट के कारण लोग मारे गए हैं, नीट के कारण छात्रों ने आती है, जिंदगियां बर्बाद हुई है। इस नीट के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मेरा संगठन पिछले 10 साल से लड़ाई दे रहा है। हमारे साथ जितने भी लेफ्ट के संगठन है वो लड़ाई दे रहे हैं। हमसे ना पूछिए इस बात को कि हम मुद्दे के ऊपर बात करते नहीं करते हैं, मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। काफी बुजुर्ग भी आ रहे हैं। आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता आकर के प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए पहली बात तो यह है, पिछले 10 सालों में आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था में जो हस्तक्षेप किया है, उससे इस देश के शिक्षा को बहुत आपत्ति पहुंची है। सिलेबस चेंज करने से लेके हो कि अनसाइंटिफिक चीज़ों को सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाना हो, इन सब करने के करतूतों के वजह से हम लोग जो है। सवाल, फाइनल सवाल, प्रॉब्लम आरएसएस से है, मोदी से है, बीजेपी से है, प्रधान जी से है, किससे है प्रॉब्लम? देखिए सिस्टम से दिक्कत है और सिस्टम को चलाने वालों से दिक्कत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस टाइम दोनों पक्ष विपक्ष के लोग एक्टिव हो चुके हैं। और तो इन सभी मुद्दों ने ही थोड़ा माहौल वहाँ बनाया और कुछ गैदरिंग वहाँ दिखाई देने लगी, क्योंकि इनकी खुद की भी तैयारी नहीं थी, ना प्लान था कि इस तरह के लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन सोम वांगचुक को सुना, और लेकिन सोम वांगचुक की बातें कुछ ऐसी थी कि मंच से बैठे बैठे मुंह से ऐसी चीज़ें कर देना जो कि पॉसिबल नहीं है धरातल के ऊपर। आप एक साथ एक नहीं पता नहीं कितने मुद्दों को ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ बातों से, मंच से। उसी चीज़ का कुछ वहाँ से आश्वासन देते हुए वो नजर आया। जरा सुनिए मैंने जो बात रिकॉर्ड की है। शिक्षा मंत्री कैसा हो? शिक्षा मंत्री कैसा हो? शिक्षा मंत्री कैसा हो? इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। मगर मेरी ऐसी कोई मंशा
नहीं है। मैं तो चाहूँगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए और हम जैसे लोग आपको सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें, एक सच्चा रास्ता हम दिखा पाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इम्तिहान से शुरू करेंगे मगर अंजाम इम्तिहान तक न रहे। प्रणाली को बदलने पर भी ये बहस चलती जानी चाहिए। विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे आए, शहरों में तो होती है, गाँव में कैसे आए। जो सरकारी विद्यालय हैं वो हैं कल के भारत के, विकसित भारत के जो कारखाने हैं, वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल नहीं है। विकसित भारत के कारखाने गांव के विद्यालय हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उसको कैसे बेहतर बनाएं। और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए। कि मैं कहूँगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए। सिस्टम को चला रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनका उसमें कोई स्टेक नहीं, उसमें कोई उनका दाव नहीं, तो वो उसको क्या पड़ी है अच्छा करें। और जिनका स्टेक है उनका कोई आवाज नहीं, जुबान नहीं, तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें आज निकटतम तो परीक्षाओं की बात जरूर करें, उसे ठीक करें, उसके लिए जिम्मेदारी मांगें, चाहे वो इस्तीफा हो या और जो भी, इस्तीफे पे ना रुकें और ज्यादा आगे एकदम बदलाव मांगें। और आगे जाकर सिस्टम में बदलाव तब आएगा जब जो नीति बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उनके अपने बच्चे जब उन्हीं विद्यालयों में हो जहां सबके बच्चे हों। तो मेरी उम्मीद है सारे सांसद मिलकर सोचेंगे और एक ऐसा नियम बनाएंगे कि जो भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बच्चे हों, और जो भी सरकार से क्या कहते हैं आप राशि पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उनके बच्चे वही हो जिसको आप चला रहे हैं, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे सिस्टम को सुधारने की तरफ हम आगे बात करेंगे। मगर आज परीक्षाओं की चर्चा चली तो इसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरा ध्यान देगी। मैं तो बहुत सराहता हूँ परीक्षा पे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो परीक्षा पे आज चर्चा की जरूरत है। ये चर्चा परीक्षाओं पर होनी चाहिए। वैसे ही मैं चाहूँगा कि शिक्षा में पहले आप बढ़ाएं दायरे को, परीक्षाओं से आगे बढ़ाएं, निजाम को, प्रणाली को सुधारें, और उसके बाद जब इतनी बड़ी ताकत भारत जैसे युवा देश की है तो फिर इसी पे ना रुकें, शिक्षा पर भी ना रुकें। आप पर्यावरण को कैसे सुधारें, क्योंकि कल का भारत आपका है। कल तो आप पानी पिएंगे, क्या वो साफ होगा? कल जो हवा आप सांस लेंगे, क्या वो साफ होगा? कल की कीमत पर आज की विकास चाहिए क्या? आज का विकास, आज का ग्रोथ अगर कल की कीमत पर हो कि हमारे आम लोग पानी तक ना पी सके, हवा तक सांस ना ले सके, तो वो विकास नहीं है। इस मुद्दे को भी आगे लें और उसके बाद हर एक मुद्दे को आगे लें। ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक गीत जिसमें कहते हैं हम मेहनत कश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव बढ़े। हम सारी दुनिया मांगेंगे।
साथियों शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए मैम, प्लीज प्लीज मैम, सब शांत हो जाइए। रोहिंग किनार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने सुना दोस्तों कितना क्या हकीकत है और क्या फसाना है, और इसी तरीके की चीज़ें कुछ होती हुई नजर आई जब थोड़ा सा माहौल बना, थोड़ी सी भीड़ हुई, लेकिन गर्मी की वजह से इन लोगों की हालत पस्त और तैयारी या कोई प्लान ना होना ये भी एक कारण रहा। लेकिन जो मीडिया थे, फोटोग्राफी करने वाले थे और जो सोशल इन्फ्लुएंसर थे, चाहे उन्होंने मीडिया गोदी मीडिया को कवर किया, चाहे इनको कवर किया, चाहे किसी के ड्रेसअप के ऊपर या किसी तरीके की बातें, हर तरीके के लोग यहाँ पर। एक तो इवन मुझे मिला जो कि एक लड़कियों से ग्रुप में बात कर रहा है कि आपकी मतलब त्वचा धूप में इस तरह से टैनी हो जाएगी और आपने इस धूप में आने की हिम्मत क्यों की है, आपको नहीं लगा कि आपकी मतलब ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पर नजर आए। सुनिए उसे। मैम वो ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। मेरे स्किन केयर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम मैंने आपसे जनरल क्वेश्चन आस्क किया। आपका स्किन केयर, मैंने कहा अगर धूप में टैनिंग हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, चलो इट्स ओके। इफ यू डोंट वांट टू आंसर सो इट्स ओके। ऐसे करते हैं लड़कियों के साथ, ऐसे करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने वाले और मीडिया को टारगेट करने वाले भी बहुत थे। तो कुछ गैदरिंग इस तरीके की थी, उन्होंने लगा कि कंटेंट ही कंटेंट है, और वहीं हमें दिखाई देते हैं अपने क्या है प्रफुल्ल गर्ग साहब। तो भाई ये भी कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन ये थोड़ा सा असमंजस में है कि ये टारगेट जरूर करना चाहते हैं हमारी तरह ही कि अगर सरकार में कोई कमी है तो उसको बिल्कुल उसकी आवाज़ उठाई जाए। लेकिन ये जो एजेंडाधारी हैं उनको प्रति इनका भी रवैया वही रहा जो हमारा रहा। इनसे पूरी तरह से बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर जो एक्चुअल इशू है उसके ऊपर कितने लोग सीरियस हैं। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बात।